हेलो। तो मुन्ना मुन्नी पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 को खत्म कर दिया था, है ना। अब आगे के चैप्टर क्या है? छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत ज्यादा चैप्टर आगे, है ना, बड़े बड़े नहीं है। हाँ, 5 तक थोड़ी डिटेल बातें थी। एग्जाम में भी जो ज्यादा संभावनाएं आती है 5वें चैप्टर तक का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, और आखिरी के चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे खत्म किया जाता है, इधर ध्यान देंगे। तो आज का तो मुद्दा क्या है सर? आज का मुद्दा यह कि जो बात हम पहले भी जान चुके हैं सेक्शन 10 में, है ना, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, ऐसे ही तुमने लेकिन क्या बात जानी? तुमने क्या बात जानी सेक्शन 10 में? बताओ सर। धारा 10 में यह कहा गया था। अब देखो धारा, हम उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। हम क्या पढ़ रहे हैं? धारा 10 ही पढ़ रहे हैं। 10 के अंदर है कंटेंट को, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसमें खत्म है? सेक्शन 10 में ही खत्म है एक तरीके से। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, उसी को एक्सपेंड करे जा रहे हैं। तो आप समझ चुके हो कानून के हाथ इसलिए लंबे होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं। 10 सेक्शन 10, हर चैप्टर में हम सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? सेक्शन 10 से करते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, शुरुआत कैसे हुई? 10 से, क्योंकि 10 में कही गई थी बात। कंसिडरेशन पढ़ा, शुरुआत कैसे हुई? 10 से, क्योंकि 10 में कही गई थी बात। याद है ना बात? फ्री कंसेंट पढ़ा, शुरुआत कैसे हुई? 10 में, क्योंकि 10 में कही गई थी बात। कैपेसिटी पढ़ा तो कैसे शुरू किया? 10 में, क्योंकि 10 में कही गई थी बात। अब ये भी नहीं कह सकते तो कहना बोलना, तो कह रहा बोलते रहो दूसरे सेक्शन में, है कि नहीं बात? तो भैया सेक्शन 10 में क्या कहा गया था कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा होना चाहिए सर? लीगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? यानी अनलॉफुल एग्रीमेंट, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं कर सकते, राइट। और साथ साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए सर? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होने चाहिए, कि देश हित के खिलाफ नहीं होने चाहिए, है ना। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल इलीगल कब कहलाया जाएगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया जज साहब ने कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी देश हित के खिलाफ है, देश की सोसाइटी के खिलाफ है। जैसे नॉर्मल सी बात है, ठीक है। क्या ड्रग बेचना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा या नहीं होगा? जिस देश में हमारे ड्रग्स बैन हो, है कि नहीं बात, राइट। अब यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ी रह रहे हैं जहां ड्रग्स लीगल होती है, ठीक है ना, राइट। तो भैया जब हमारे देश में कोई भी चीज इलीगल है, बैन है, आप उसी को अगर डील कर रहे हो चोरी छुपे, तो वो क्या है सर? और वो लीगल भी नहीं है, और वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है। यानी कि एक तो देश हित के खिलाफ है और वो लीगल भी नहीं है। तो पहला टॉपिक आज हमें एक ही टॉपिक पढ़ना है। क्या सर? ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन लीगल कब होगा और लीगल कब नहीं होगा। चैप्टर का नाम क्या है? लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। कहानी वही है, एक था राजा एक थी रानी। हाँ, फिर से वही कहानी है, एक राजा एक रानी है सर। चैप्टर का नाम है हाँ लीगलिटी, पर पढ़ना क्या है? पढ़ना उल्टा है मुन्ना, है ना। क्या है सर? पढ़ना उल्टा है। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, सर्कमस्टेंसेस, जब आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव और आपका कंसीडरेशन क्या कहला जाएगा? यानी चैप्टर का नाम है लीगलिटी। पढ़ना क्या है? यानी कि इसका मतलब अगर हमने अनलॉफुल वर्ड लिया, अच्छा बारिश हो रही है तो गीला कौन है? जो सूखा नहीं है वो गीला है। यही तो होगा भाई, गीला कौन है? नहीं, अबे जो गीला, जो घर के अंदर है वो गीला होगा, है कि नहीं बात? ठीक है। तो भैया अब आप बोलो भैया गीला कौन है? जो सूखा नहीं है वो। अच्छा सूखा कौन है फिर? ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है। चैप्टर का नाम क्या रखते हैं? पढ़ा क्या रहे हैं, और फिर एंड में क्या लिख देंगे? बचे हुए सारे क्या है? लीगल। यानी जो हमने पढ़ लिए वो तो सारे इलीगल ऑब्जेक्टिव इलीगल कंसीडरेशन हो गए, जो बच गए वो सारे क्या है ना, लीगल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये बात, जहां से कहानी शुरू हुई, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली क्या होता है? कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, अच्छा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब टारगेट, काम, उद्देश्य, तो ये लीगल हो गया। कंसीडरेशन में जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं, पढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा है ना ऑब्जेक्टिव हो गया, लीगल हो गया। कंसीडरेशन, तुम उसके बदले मुझे क्या दे रहे हो, मैं उसके बदले तुम्हें क्या दे रहा हूं, है ना। पढ़ाई के बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? लीगल। अगर कोई लीगल इलीगल बातें याद है ना, बहन सर कोई भी हो, बहन को कॉल करने का, बहन पलक, नोएडा एक्सटेंशन है ना, इलाका अपना ही है वो, ठीक है, राइट। भाई लोग, ये भाई लोग ड्रग्स लेके आ रहे हैं, है ना सर,
ज्वाइंट्स का है, ज्वाइंट्स आज गाजियाबाद में फंस गया है ना, ठीक है, राइट। तो भैया अब वो क्या चीजें क्या है, वो सारी चीजें आप कंसिडरेशन है। इसके अलावा जो हम वहां पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो लॉ में लिख दी गई, मतलब उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लॉ में लिख दी गई, या तो लॉ में सेक्शन में इंसर्ट करके या फिर केस लॉ के तहत, कि भैया सेक्शन 23 ये बोलता है, कौन सेक्शन है ना, धारा 23 सेक्शन 23 ये बोलती है कि कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मानेंगे कुल 5 चीजों में, कुल कितनी चीजों में, यानी 5 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं सर, अनलॉफुल, या उससे रिलेटेड जो भी हमारा कंसिडरेशन होगा उसको हम क्या मानेंगे सर, अनलॉफुल। और बहुत आसान सी बात है, सबसे पहली बात जज सामने लिख दी, कोई भी ऐसा काम करोगे जो फॉरबिडन बाय लॉ है, फॉरबिडन बोले तो जो लॉ में बना है, कौन से लॉ में बना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सिविल लॉ में, गलत जवाब, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बना है, हद से ज्यादा गलत जवाब। क्या लिखा है ये देखो, कोई भी ऐसा काम, कोई भी क्रिमिनल लॉ में नहीं बनना, कोई भी ऐसा काम जो मना किया गया है ना, बाय लॉ, कौन सा लॉ, हर लॉ में। एक बहुत सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है, मान लो अगर तुम अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हो या लॉ में हम आगे पढ़ेंगे और लिखा है शेयर्स, तो कौन से शेयर्स, इक्विटी या प्रेफरेंस, गलत जवाब, दोनों, जनरल, दोनों, है कि नहीं बात, राइट, बात समझ में आ रही है। अगर लिखा है कंपनी तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, दोनों। अगर स्पेशली इक्विटी शेयर या किसी पब्लिक कंपनी के बारे में बात होगी तो लॉ को बताना पड़ेगा कि ये इक्विटी शेयर के लिए बात चल रही है, पब्लिक कंपनी की बात चल रही है। अगर ऐसे यहां पे लिखा है फॉरबिडन बाय लॉ, क्या लिखा है, फॉरबिडन बाय लॉ, तो कौन सा लॉ, किसी भी लॉ में आपने एक ऐसा काम किया जो किसी भी लॉ में मना है ना, और साथ साथ क्या है, विच आर पनिशेबल अंडर, किस वर्ड को हाईलाइट कर रखा है हमने, एनी, है ना, एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ आर दोज विच आर पनिशेबल अंडर एनी लॉ। कोई भी काम, कोई भी एक्ट जब भी मना होता है जब वो किसी भी लॉ में क्या हो, ज्यादातर हम एग्जांपल किसके लेते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट के ले लेते हैं या फिर हम आईपीसी के ले लेते हैं, यार वहां पे मना है, वहां पे पनिशेबल है। कोई भी ऐसा काम जो किसी भी एक्ट में क्या है, किसी भी एक्ट में मना है, तो वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, वो जब वहां मना है तो यहां भी क्या होगा, मना होगा, और यहां भी मना होगा तो हम उसे क्या मानेंगे सर, वॉइड मानेंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई चीज मना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। कोई भी ऐसा काम जो किसी भी एक्ट में मना है क्योंकि वो उस एक्ट में पनिशेबल होगा, सुन लो ध्यान से होश में, कोई भी ऐसा काम जो किसी भी एक्ट में मना है क्योंकि उस एक्ट में वो क्या है, पनिशेबल है, तो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी वो क्या है, मना है बोले तो वॉइड है। यानी आसान सी भाषा में बोलो, कोई भी ऐसा काम जो किसी भी एक्ट में मना है क्योंकि वो उस एक्ट में पनिशेबल है इसलिए वहां मना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्या होगा, वॉइड होगा। जैसे किडनैपिंग, लूट मार पिटाई, अगर ये आईपीसी में मना है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा सर, वो वॉइड होगा। जो किसी और एक्ट में मना है वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा सर, वॉइड होगा। ये लिखी बात सर। इफ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत कोई भी कंसिडरेशन मना है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या माना जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम सजा दे ना दे हम एग्रीमेंट को क्या मानेंगे सर, वॉइड मानेंगे। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कौन सा एक्ट, एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कोई भी एक्ट कब मना होगा किसी भी लॉ में। चलो आईपीसी की बात कर लेते हैं, कोई भी एक्ट आईपीसी में कब मना होगा, व्हेन इट इज पनिशेबल और व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड बोले तो मना करना या रोक लगाना। कोई भी ऐसा काम जो पनिशेबल है और कोई भी ऐसा काम जो प्रोहिबिटेड है। अब इसके आगे की लाइन बताओ क्या होता है ना। अच्छा ये अब एक बात देखते हैं, कोई भी ऐसा काम जो पनिशेबल हो और मना हो, दोनों हो या दोनों में से कोई भी एक काम हो। एक काम भैया ये मना है, भले उसकी कोई सजा ना हो पर ये क्या है, तो उसका एग्रीमेंट करना क्या होगा, वॉइड होगा, है कि नहीं बात, राइट। कोई सजा नहीं है लंबी चौड़ी, ठीक है। जैसे भैया ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करना मना है, तुम एक स्टेशन पे चढ़े दूसरे पे उतर गए, कोई ज्यादा पनिशमेंट नहीं हुई, लेकिन अगर उसका एग्रीमेंट कर रहे हो तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड है। अब जैसे भैया क्या ये काम मना होगा या नहीं होगा, पिक्चर पहचान में आ गई। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। सुनना ध्यान से, तो मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। कोर्ट किया था, उनकी कस्टडी में था,
लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। सिंह साहब ने, है ना? मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं, लेकिन मौका देखकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी ने बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। उसे लेके कहा जाए? सिंह साहब ने आजाद कर दिया है। सिंह साहब को कितने पैसे दिए? 50 लाख, 25 लाख एडवांस, एडवांस 25 एनकाउंटर के बाद। पूरी पिक्चर देखेंगे हम। अब ये बताओ, सिंह साहब ने एक बंदे को जो सजा के तौर पर सजा काट रहा है, या टेररिस्ट एक्टिविटी जिसने किया, जिसने एनकाउंटर कर दिया, जो भी किया है ना, उसको पैसे लेकर छोड़ दिया। क्या इस बात को कानून इजाजत देता है? बाद में सिंह साहब को उसमें सजा भी होती है, पिक्चर देखी होगी आपने। अब ये बताओ, ये किस एक्ट में लिखी होंगी बातें, है ना? आईपीसी में तो लिखी होंगी ना। यानी कोई भी ऐसा काम कि किसी टेररिस्ट को आप क्या कर रहे हो, पैसे लेकर छोड़ रहे हो। तो एक तो आपने रिश्वत ले ली, सिंह साहब ने क्या ले ली सर? रिश्वत ले ली। और आपने क्या किया? आपने कैदी को, यानी कि गुनहगार को क्या किया सर? आजाद कर दिया। आपने क्या किया सर? है ना, उसको छोड़ दिया। अब ये बताओ, दोनों ही काम, रिश्वत लेना क्या है सर? प्रोहिबिटेड है ना? रिश्वत लेके पकड़े गए तब सजा होगी, लेकिन रिश्वत लेना क्या हुआ सर? एक ऐसा काम जो मना किया गया है, किसमें सर? आईपीसी में, है ना? या किसी भी एक्ट में, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, कि भैया कोई भी सरकारी मुलाजिम क्या ना ले, रिश्वत ना ले। और एक ऐसा काम जो पनिशेबल है, कि आपने किसी टेररिस्ट को क्या किया सर? छोड़ दिया। अब आपने कोई भी ऐसा काम किया और इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया 50 लाख रुपए हमने दिए थे, 25 एडवांस और 25 काम होने के बाद। तो ये बताओ, अगर इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, रिटन में भी किया जाए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करार होगा? क्यों वॉइड होगा? क्योंकि सेक्शन 23 का पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कोई भी ऐसा काम जो किसी भी एक्ट में क्या है? मना है, या किसी भी एक्ट में क्या है? पनिशेबल है। आप उस काम का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? सजा आपको कहां मिलेगी? आईपीसी के तहत मिलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होगा? यानी कि अगर बड़े भैया जिसके बारे में कह रहे हैं इसकी सजा है, और बड़े भैया जिसको मना कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी उसको क्या करेगा सर? मना करेगा। अब ये बात, अब देखो, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, पनिशेबल बाय क्रिमिनल लॉ, बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आती बात, सर प्रोहिबिटेड बाय स्पेशल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन डिराइव फ्रॉम लेजिस्लेचर। उरी दादा, ये नहीं चल भाई, क्या बोल दिया है कि नहीं बात? तो यहां कुछ आपको आज जिंदगी में नए नए शब्द मिले होंगे कानून के तहत, ठीक है? तो भैया अब क्या होगा, पढ़ाने को तो देखो मैं यूं ही पढ़ा दूं, देखो ऐसे ऐसे बात है, कहीं भी बात मना हो तो खेल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी भले ही एग्जाम के लिए ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हम लिख के आएंगे तो नंबर क्या मिलेंगे सर? पूरे मिलेंगे। और जिंदगी में वो शब्द क्या होने चाहिए सर? याद होने चाहिए। कानून पढ़ने का यही मजा है, तो लोगों को समझना है, वो हमें क्या आना चाहिए? समझ आना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ना, वो लाइन क्या लिखी है? स्पेशल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन डिराइव्ड बाय लेजिस्लेचर, ये शब्द लिखे। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा हूं, हमने आज से पहले कुछ आसान आसान शब्द पढ़े थे, कि मुझे बताओ पहले लेक्चर में तुम्हें बताया था मैंने, लॉ कहां से बनता है सर? यानी पहले लॉ मेकर जो होते हैं वो क्या करते होंगे? कुछ कानून के बारे में बातें लिखते होंगे, फिर वो क्या करते होंगे? हाँ, फिर पार्लियामेंट में ले जाते हैं। यानी लॉ वो चीज होती है जिसे हम कहां से पास कराते हैं? पास बाय पार्लियामेंट, है कि नहीं बात? राइट। लोअर हाउस और अपर हाउस से पास करा के फिर हम उसे कहां भेज देते हैं सर? प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, फिर वो देश के ऊपर क्या हो जाता है सर? एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये तो होगी सर, जब मैं तुम्हें पहली क्लास पढ़ाता था, आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी सर? आम जिंदगी, मैंगो पीपल। मैंगो पीपल, जब तुम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे लॉ की क्लास में, जब तुम लॉ के लिए क्या थे? मैंगो पीपल थे, है ना? हाँ, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस थे, बिल्कुल आम आदमी। सर सीधी सीधी बात होती है, लॉ को पार्लियामेंट से पास करते, खेल खत्म। अब अगर मैं टेक्निकल भाषा में तुम्हें समझाऊं, तो आज वो दिन है जो तुम क्या करोगे सर? कानून पढ़ने का कुछ मजा जो होता है ना, वो कुछ ऐसी होता है जैसे हमने डेफिनेशन याद की थी, association as to fact which is not true by the one who does not believe it to be true। पूरी जाता समझ में नहीं आई, क्या बोल दिया? इंग्लिश ही गलत है तेरी, है कि नहीं? तो कानून पढ़ने का मजा है। या फिर ऐसी बात है जो आम आदमी को आसानी समझ में ना आए, दोस्त को भी समझ में ना आए, तो जिसे आप लॉ बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो?
उस लॉ को कानूनी भाषा में क्या बोला जाता है सर? लॉ मींस लेजिस्लेशन। और जिसे आप पास्ड बाय पार्लियामेंट बोलते हो, उस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं सर? लेजिस्लेचर। यानी कि लॉ आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। आप बोलोगे लेजिस्लेशन आर द रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस या रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज पास्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन इज द लॉ एंड लेजिस्लेचर आर द लॉ पास करने और बनाने वाले। हाँ, ये आम जिंदगी नहीं, ये क्या है सर? ये थी आपकी मेंटोस जिंदगी। बात समझ में आई? अब अगर उस लाइन को पढ़ना, जब कोई भी काम रोका जाए बाय स्पेशल लेजिस्लेशन बोले तो कोई खास लॉ बनाकर और लॉ के कुछ नियम बनाकर। जो लॉ के नियम किसने बनाए? बनाए बाय द पार्लियामेंट। तो उसको ऐसे तो बोलेंगे एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड, रोका गया एक स्पेशल लॉ के द्वारा, और उस स्पेशल लॉ को डिराइव यानी कि बनाया गया है किसके द्वारा? इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जहां से वो लीगली पास होकर एक्ट बना होगा, कानून बना होगा। समझ गए सर? तो लेजिस्लेशन मतलब लॉ और लेजिस्लेशन मतलब है ना। और जब पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है सर? पार्लियामेंट से पास होने के बाद वो बन जाता है एक्ट। एक्ट में हम क्या लिखते हैं सर? हाँ सर, आप एक्ट में लिखते हो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या लिखते हो सर? एक्ट में लिखे जाते हैं रूल्स, है ना, और रूल्स के अंदर होती हैं रेगुलेशंस, है ना। इसलिए हम बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल बनाए, उस रूल के अंदर भी कोई और खास बात बोलनी हो तो हम उसे क्या बोलेंगे सर? रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए वर्ड यूज किया था। रूल्स के साथ ही क्या जुड़ते हैं सर? रेगुलेशन होते हैं, है ना। जो बालक हिंदी का मजा लेते हैं, एक्ट को बोला जाता है अधिनियम। क्या बोला जाता है? अधिनियम। रूल्स को क्या बोला जाता है? नियम। अधिनियम के अंदर क्या बने सर? नियम। और नियम के अंदर जो रेगुलेशंस है, रेगुलेशंस को बोलता है विनियम, है ना। छोड़ दी सर हिंदी। इन सभी में एक ही चीज कॉमन है, जिसके अंदर लिखा गया उसे अधिनियम। जो चीज लिखी जा रही है कि जिसे लोगों को फॉलो करना है वो नियम, और उस नियम के अंदर कुछ छोटे छोटे और नियम डाल दिए, रेगुलेशंस डाल दी थोड़ी थोड़ी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? विनियम। यानी नियम के अंदर की चीजों को क्या बोला गया? विनियम, राइट। तो एक्ट के अंदर क्या लिखे जाते हैं? रूल्स। रूल्स के अंदर क्या होते हैं? रेगुलेशन। इसलिए हम बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन पास बाय द पार्लियामेंट। अब देखो ये लिखी बात, अब दोबारा पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा काम जो बना है स्पेशल लॉ के द्वारा या स्पेशल रेगुलेशंस के द्वारा, जो एक्ट के अंदर लिख दिया गया है। यानी कि आपने एक बात मना कर दी, क्या बनाकर सर? लॉ बनाकर। आपने नारकोटिक ड्रग एक्ट बना दिया, याद है ना कुछ? नारकोटिक एक्ट बना दिया। नारकोटिक एक्ट बनाया क्या करने के लिए? कि भाई आप ड्रग्स की डीलिंग नहीं करेंगे। और उसके अंदर किसी एक्ट के अंदर या फिर आपने कुछ नियम बना दिए। नियम क्या बना दिए? इस नियम के तहत अगर आप पकड़े गए तो इसकी सजा जेल होगी, है कि नहीं बात? अब किसी ने तुम्हारे बैग में ड्रग्स डाल दी तो उसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। नारकोटिक एक्ट में तो लिखा है जिसके पास पकड़ा गया उसको जेल हो जाएगी। तो भैया तुम देख तो लो, तो उसके कुछ नियम बनाए गए होंगे, कब कब जेल होगी, कब कब सजा होगी। अब तुमने प्रूफ कर दिया सीसीटीवी कैमरे में, भैया मेरे बैग में तो किसी बच्चे ने डाली थी, मैंने नहीं रखी, तो फिर जेल थोड़ी होगी, भले हो तुम्हारे बैग में पकड़ा गया हो। तो एक्ट बनाया कि ये काम नहीं करना। एक्ट के अंदर क्या डाल दी गई? कुछ रेगुलेशन डाल दी गई। किस बात की? कि भैया एक्ट के अंदर की भी इन कामों को नहीं करना, अगर करोगे तो ये सजा मिलेगी, राइट। इसे लिखा गया प्रोहिबिटेड बाय द स्पेशल लॉ और प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, है कि नहीं बात? राइट। यानी कि आप इसे कैसे बोल सकते हैं? आप इसे ऐसे बोल सकते हैं सर, प्रोहिबिटेड बाय द स्पेशल लॉ और प्रोहिबिटेड बाय द रेगुलेशंस डिराइव फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये पॉइंट तो सिंपल है, कोई भी ऐसा काम जिसको पनिशेबल किया गया किस एक्ट में सर? आईपीसी के तहत। तो अगर आप वो काम कर रहे हैं तो फिर क्वांटिटी एक्ट क्या बोलता है उसके बारे में सर? बोलो, समझ गए सर? मजा आ गया सर? अब इनके क्या है सर? इनके ही कुछ केस लॉज है। ये रहे केस लॉ सर।
बहुत सिंपल, अब तुम समझ चुके हो सारी बातें, है ना? क्या सर? ए प्रॉमिस टू ड्रॉप द प्रोसिक्यूशन। ए कह रहा है प्रोसिक्यूशन मतलब केस वगैरह करना, कि भाई मैं तेरे खिलाफ, है ना, जो भी केस करा है उसे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है ना, चोरी का। बस तू क्या कर, प्रॉमिस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग टेकन, द एग्रीमेंट इज वॉइड, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या है सर? अनलॉफुल है। एक चीज जिसकी सजा कानून में लिखी जा चुकी है और आप उससे कह रहे हो मैं क्या कर दूंगा, तेरा वापस कर दूंगा केस, तेरे को सजा नहीं दूंगा। क्यों सजा क्यों नहीं दूंगा? तुम्हें सामान वापस कर दे। तो आप चोर को क्या कह के छोड़ रहे हो? सामान लौटा दे, चोरी माफ। आईपीसी पढ़ लेना जरा, आईपीसी में लिखी है बात कि चोर अगर चोरी का सामान लौटा तो सजा माफ कर देंगे। आईपीसी में यह लिखा है कि चोर अगर चोरी का सामान लौटा देगा तो उसकी सजा कम कर देंगे, है कि नहीं बात? कि भैया लॉ में लिखा है अगर तुम गुनहगार हो, तुम गवाह बन गए तो तुम्हारी सजा क्या हो जाएगी? फिल्मों में भी देखते हैं, कम हो जाएगी। अब चोर ने चोरी करी, मैं सामान लौटा रहा हूं, है ना, तो क्या उसकी चोरी माफ हो जाएगी क्या? तो उसको गुनह माफ हो जाएंगे क्या? बताना, नहीं ना मुन्ना, राइट? अब किसी का मर्डर कर दिया पर मैं इसकी अर्थी जरूर उठाऊंगा, अबे ये क्या मतलब है भाई? मैं नहीं बात, अंतिम संस्कार का पैसा मैं दूंगा, है ना, क्रिमिनेशन फ्यूनरल सेरेमनी फ्रॉम माय साइड, ठीक है, खर्चा नहीं करूंगा घर वालों का, हरिद्वार तक मैं लेके जाऊंगा इसकी अस्थियां बहाने, तो भाई मर्डर माफ हो जाएगा क्या? या आप कह दो कि चलो ठीक है कि भैया ये कुछ नहीं करूंगा, मैं घर वालों को 1 करोड़ मुआवजा दे दूंगा, मैंने मारा 1 करोड़ मेरी तरफ से, तो क्या मर्डर का केस माफ हो जाएगा इस वजह से क्योंकि तुम उसे घर वालों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दे रहे हो? बात समझ में आ रही है? क्रिमिनल एक्ट की सजा कैसे माफ हो सकती है? किसी अच्छे काम को करने से, बताओ आप, बाद में अच्छा काम करने से। मर्डर के तो मर्डर हो गया ना, तो जज साहब यही कह रहे हैं चोरी तो क्या है? चोरी है, फिर आप उसका सामान लौटा दो और कह दो कि भैया चोरी माफ, तो ये अनलॉफुल है भाई। चोरी की सजा तो सजा है ही। मर्डर करने के बाद कह रहे हो कि जिसका मर्डर किया उसके घर वालों को दे दूंगा मैं, 20 बच्चों को उसको दे दूंगा मैं 10 करोड़ रुपए, तो मर्डर की सजा नहीं मिलेगी क्या? किसी को मारा मुआवजा दे दो खुलेआम, फिर तो जितने भी डॉन भाई टाइप के लोग हैं पैसे तो है उनके पास, घपा घप मारे, ये ले 2 अंगूठी, ले चेन, है कि नहीं बात? नहीं, कानूनी केस तो लड़ने पड़ेंगे ना। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया अगर मैं ये काम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा, नहीं। तो जज साहब ने कहा ये अनलॉफुल है। मर्डर की सजा, चोरी की सजा सिर्फ ये कहने से माफ नहीं हो सकती कि आप उसका मुआवजा दे दें या सामान लौटा दें। आपने किसी की जान ले ली और उसके घर वालों को आप 10 करोड़ की सोने की चेन दे दो, 10 करोड़ रुपए कैश दे दो, इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर की सजा माफ हो जाएगी। सजा माफ होने लगे तो फिर तो हर आदमी क्या कर सकता है? क्राइम कर ले, क्राइम करके पैसे दे घर वालों को। कुछ लोग तो खुद ही आ जाएंगे, मेरे घर वालों को लुड़का दो, मुझे 10 करोड़ दे दो अगर मजा ही आ रहा लुड़काने में तो जज साहब ने कहा ई नहीं चौल भाई, सजा मतलब सजा, ठीक है। अगली बात देखो ध्यान से, एक और मजेदार बात, बाल विवाह हमारे देशों में अलाउड है या नॉट अलाउड है? अलाउड तो तुम ना करे बैठे होते, साथ में आ रहे होते, बैठ सीट खेल लियो मेरी भी है कि नहीं बात, ठीक है। और ये शिकायत कर रहा था राजा बाबू पढ़ती नहीं है सर ये, और वो शिकायत करते ये भी ना पढ़ता, है कि नहीं बात? घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, ये क्या तरीका, पढ़ा काम नहीं। नवंबर अरे नवंबर में नहीं है पेपर, दिसंबर में होगा, दिसंबर अगला कौन सा कुंभ का मेला, मई दे देंगे, है ना, राइट। तो तुमने विवाह करे बैठे होते, तुम भी चल रहे हो। तो पुराने जमाने में बाल विवाह अलाउड था, तब हो जाया करती थी शादी, 10 साल 12 साल 13 साल, गांधी जी की शादी 13 साल में हो गई, उस टाइम पे अलाउड था भैया, है कि नहीं बात? लेकिन क्योंकि कुछ चीजों में बदलाव आया, जब ये कॉन्टिनेंट बना होगा तब शायद बाल विवाह अलाउड होगा। लेकिन अब क्या हो चुका है सर? ये लिखा सर इलीगल है, इलीगल, अलाउड तो छोड़ो, इलीगल है एज पर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट बना हुआ इसके ऊपर। बाल विवाह मत कर लेना। बाल विवाह की उम्र, अब उम्र क्या है विवाह की? हाँ, तो भैया मैरिज एक्ट में लिखी है बात, सुन लो इधर, ठीक है। तो बाल विवाह अलाउड होता तो यहां बच्चों की स्ट्रेंथ डबल होती, है कि नहीं बात? वो वाला कमरा भी मिलाना पड़ रहा होता है सर, हम भी विवाह करके आए होते, क्या पता मैं किसी के विवाह में जा रहा था, आज क्यों नहीं आया सर? आज शादी है उसकी, शाम को मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो भैया बाल विवाह अलाउड नहीं है। अगर बाल विवाह किया तो क्या होगा सर? वॉइड। रीजन? क्योंकि एनी एक्ट का मतलब क्या लिखा है? फॉरबिडन बाय एनी एक्ट। एनी एक्ट मतलब मैरिज एक्ट भी तो एनी एक्ट हो गया, है कि नहीं बात? राइट। अगली बात, एक एक्ट और है, उसमें लिखा है अगर आपने एमआरपी से ज्यादा सामान खरीदा, किससे ज्यादा सामान खरीदा, तो भैया वो एग्रीमेंट क्या होगा सर? तो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स होते हैं। तो जो लोग आपको एमआरपी से ज्यादा सामान बेचते हैं वो लॉ का उल्लंघन करते हैं। वो तो हमें राइट नहीं पता और हम केस नहीं करते, वो बात अलग है,
पहले क्या होता था भैया, आप मूवी हॉल में गए, बिस्लरी की बोतल अब 20 रुपए की, कितने की दे रहे हैं वो? 50 की दे रहे हैं। 150 की आती है। पानी पिला रहे हैं, ये शरबत पिला रहे हैं, है कि नहीं बात? राइट। अब फिर क्या हुआ, जब इसका प्रोटेस्ट हुआ तो मूवी हॉल वाले ने पता क्या किया, वो बोतल ही किस एमआरपी की प्रिंट कराने लगे। बहुत चालू है वो। तो अगर आप मूवी हॉल में जाओगे और आप देखोगे भैया पानी की बोतल 1 लीटर कितने की, बोला 100 रुपए की है, तो उसकी एमआरपी देखोगे तो कितनी निकलेगी? 100 ही निकलेगी, क्योंकि उनके लिए स्पेशल पैकिंग की जाती है उस एमआरपी पर। और वही बोतल हम बाहर खरीदेंगे तो क्या होगा सर? 20 रुपए की मिल जाएगी, वही बिस्लरी की बोतल, है कि नहीं बात? लेकिन अगर वो एमआरपी 100 रुपए है और वो आपको 150 बेच रहा है, तो फिर वो क्या है सर? वॉइड है। अगर आप कम्युनिटी एक्ट के हिसाब से, है ना, एक्स्ट्रा पैसे पर सामान बेच रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा सर? इलीगल एज वेल एज वॉइड होगा। हाँ, कम्युनिटी एक्ट। अब अगला देखो, अगला मजेदार कॉन्सेप्ट। एक भाई साहब थे, उनका नाम था मिस्टर जंगली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, गाना गाते हुए, याहू करते हुए, है ना। उन्होंने, उनके पास, ठीक है, जो जंगली थे बेचारे, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या थे? फॉरेस्ट, जंगल के क्या थे सर? वो जंगल के ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोगली पकड़ लिया। जंगल बात चली है, पता चला है ना। उन्होंने कहा भाई जंगल में बहुत घास बढ़ चुकी है, ग्रास यानी घास हटाने का कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिया जाता है। तो उनको क्या दे दिया गया? ध्यान सुनना, लाइसेंस दे दिया गया, ठीक है ना। लाइसेंस हो गया कि भैया ग्रास कटिंग का, यानी जंगल को थोड़ी साफ सफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं, ठीक है। अब मोगली को लगा यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे मिल गया, लाइसेंस मुझे मिल गया, एक काम करता हूं, अब कौन इतनी सुबह शाम जाके घास काटेगा, उसको मैं क्या करता हूं, हाँ, लाइसेंस को आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, आगे भेज देता हूं, है ना, थोड़े से ऊंचे दाम पर, है ना। फॉरवर्ड उन्होंने कर दिया मिस्टर कटिंग को। मिस्टर कटिंग चाय, ये चाय वाले कहते भैया कटिंग बना दे। कटिंग समझते हो ना, यानी आधी कप चाय, ठीक है, राइट। उसको दे दिया कटिंग को। अब कटिंग बेचारा बहुत खुश, कह रहा चलो कोई बात नहीं भैया, पैसे आएंगे, चाहे घास काट के आए, पैसे आएंगे, ठीक है, घास काटेंगे, जंगल बात चलिए, पता चला मोगली ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये बात, जब मिस्टर कटिंग बेचारे घास काटने पहुंचे, मशीन लेके, है ना, ये वाली मशीन लेके पहुंचे जंगल में, तो भैया ये जो है ना जंगली भैया ने पहचान नहीं पाए इन्हें। क्या नहीं कर पाए सर? पहचान नहीं पाए। कहने लगा भैया तू कौन वगैरह, पहचान कौन। तो कह रहा भैया तू कौन वगैरह, भैया मैं तुझे जानता नहीं, तू कैसे घास काटने जाएगा, तेरे को अलाउड नहीं, एंट्री नहीं है। तो उसने बताया कि सर ये लाइसेंस आपका मुझे फॉरवर्ड कर दिया गया। ये बात किसको बुरी लगी सर? हाँ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केस कर दिया, ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस बाय मोगली टू कटिंग इज वॉइड। जो लाइसेंस किसको मिला है सर? मोगली को मिला है। ये क्या है सर? ये वॉइड है, हो ही नहीं सकता। अब हाँ, ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइसेंस में एक शर्त डाल दी थी, शर्त, है ना, लाइसेंस में एक शर्त डाल दी कि आप क्या नहीं कर सकते, लाइसेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल। लाइसेंस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं किया जाता, जिसको दिया गया वही घास काटेगा। देख रहे हो घास काटना कितना बड़ा मुद्दा है। राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर, कि लाइसेंस का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। बात कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट नहीं, कोर्ट तक। कहां तक पहुंची? तो आज के बाद कोर्ट हो गया है, एडवांस हो गया, तो बात कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट तक पहुंची तो क्या हुआ? कौन जीतेगा बताओ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जीतेगा या मोगली जीतेगा? लाइसेंस वैलिड इनवैलिड? सोच कर समझ के जवाब देंगे भैया ना। वैलिड कैसे कह रहे हो? ऐसे कैसे कह रहे हो? मतलब तुम्हें पता ही नहीं तब भी। अब उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा सर? उसके लिए हमें पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इज इट प्रोहिबिटेड बाय एनी एक्ट? प्रोहिबिटेड बाय, ए मुन्ना आपको यह पढ़ना पड़ेगा, इज द ट्रांसफरिंग द लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड। क्या लाइसेंस का ट्रांसफर करना प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या नहीं है? तो जज साहब ने बोला कि भैया क्या लेके आओ, तुमने भैया क्या लगा दिया?
तुमने तो नॉट ट्रांसफरेबल की शर्त लगा दी। क्या ऐसी बात कानून में लिखी है कि नहीं? बात ऐसी बात कानून में लिखी है नहीं लिखी? तो जज साहब ने जब लॉ पढ़ा तो क्या लिखा? क्या लिखा? पढ़ना। हाँ, इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ दैट लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, है ना? ऑब्जर्वेशन द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट, कि फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली लाइसेंस को ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते कि वो वही बंदा इस्तेमाल करेगा जिसको बेचा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइसेंस जो किसको दिया गया है ना, यानी कि कटिंग को दिया गया, एग्रीमेंट विल बी वैलिड। रीजन क्या दिया जज साहब ने? फाइनली ये बोल दिया, असाइनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ में कहीं ऐसी बात नहीं लिखी कि आपने किसी को लाइसेंस दिया तो आप उसे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? राइट। ये अब बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? अब ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों हो गया? क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सा केस आ गया? यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं कि कब कोई भी चीज वॉइड होगी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगी। उसके अंदर क्या पढ़ लिया कि कोई भी चीज प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है कि नहीं बात? यानी कि देखो टॉपिक क्या है? वैलिडिटी। फिर क्या पढ़ रहे हैं? नॉट वैलिड। उसके अंदर क्या पढ़ लिया? वैलिड। बिल्कुल इंसेप्शन पिक्चर की तरह, लियोनार्डो डिकार्पियो की तरह, सपने के अंदर सपना, सपनिया के अंदर सपनिया के अंदर सपनिया, है कि नहीं बात? याद आ गई ना बात? ये पहले बता चुका तुम्हें मैं। टॉपिक का नाम है कब कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज वैलिड होगी। उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? कब कोई भी चीज वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो वैलिड इसलिए नहीं है, फॉरबिडन बाय लॉ है। और उसके अंदर क्या पढ़ लिया कि कोई भी चीज वैलिड अगर होगी, अगर लॉ उसे प्रोहिबिटेड नहीं करता। कौन सा केस? लाइसेंस वाला केस, फॉरेस्ट वाला केस। तो ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज ऑलवेज वॉइड, पर देख तो लो से प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ही नहीं। यानी कि प्रोहिबिटेड के अंदर कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? जो अलाउड है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। बात समझ गए? और एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। बच्चे को लगता है ना कि भैया आएगा भी तो हम इसे वॉइड लिखाते हैं। बच्चे वॉइड नहीं है भैया, तो कौन जीत गया सर? क्या बोलोगे? डिसीजन क्या है? इट वॉज हेल्ड दैट लाइसेंस इज वैलिड एज इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कौन सा लॉ? फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या नहीं है सर? प्रोहिबिटेड नहीं है। ठीक है। अब भैया फिर एक और चीज हुई, फिल्मों में कुछ भी बना देते हैं यार, बनाते नहीं बना देते है ना? फिल्मों में भैया कुछ भी बना देते हैं। फिर एक मूवी आई, तुमने देखी होगी सर, अभी दिखाता हूं। अरे पहले देखी होगी रे मुन्ना। याद आ गई ना? बहुत बढ़िया। मुझे ये लड़का पसंद है। शादीशुदा आदमी है। मेरे घर में ऑलरेडी 2 बीवियां बैठी हुई है सर। हाँ हाँ, इसी मंडप में तुम्हारी शादी होगी। इस तरह कुमार शिवराम किशन की 3 शादियां होगी। कितनी हो गई भैया? कितनी शादी हो गई? 3। अब ये बताओ क्या ये अलाउड है या नहीं है? कैसे? तुम्हें कैसे पता? एक ही ना जल्दी, इसलिए क्योंकि पापा यही कहते हैं, अबे तेरी मम्मी ना जल्दी मुझसे, है ना? राइट भैया, इसलिए पापा ये कहते हैं क्योंकि कौन से लॉ में लिखा है? हिंदू लॉ में, है ना? कौन से लॉ में लिखा है भैया? हिंदू लॉ में लिखा है कि नहीं बात? कौन से लॉ में लिखा है? हिंदू लॉ में लिखा है। यानी कि इंडिया में भी 2 तरह के लॉ है, हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो उस लॉ में भी अलग अलग क्या लिखी है सर? बातें लिखी है। तो हिंदू लॉ में क्या लिखा है? सेकंड मैरिज इज फॉरबिडन बाय
तो इसका मतलब तुम सेकंड मैरिज कब कर पाओगे? जब पहली को लुढ़का दूंगा, है ना? हाँ भैया, हाँ, है ना? तो ये लिखी बात। मिस्टर कुमारा यानी कि कपिल शर्मा जो ऑलरेडी मैरिड है, मिस्टर कपिल शर्मा जो ऑलरेडी मैरिड है, कुमारा वो जो मैरिड है, वाह, और उसकी वाइफ भी जिंदा है, लुढ़काया नहीं अभी तक उसे, और वो मैरिज एग्रीमेंट करता कुंवारी से, कुंवारा वेट्स कुंवारी, एग्रीमेंट क्या होगा सर? वर्ड ओवर रीजन, बिकॉज इट इज फॉरबिडन बाय, हाँ इट इज फॉरबिडन बाय हिंदू लॉ। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, ऊपर जो बात लिखी है फॉरबिडन बाय लॉ, तो वो लॉ कौन सा हो सकता है? वो फॉरेस्ट एक्ट हो, हिंदू एक्ट हो, है ना, आईपीसी का एक्ट हो, कॉमोडिटी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो हमारे देश में भैया 26,000 एक्ट है, 26,000 से ज्यादा एक्ट है, किसी भी एक्ट में कोई बात अगर मना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मानी जाएगी सर? वॉइड। किसी भी एक्ट में अगर कोई बात पनिशेबल है तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या मानी जाएगी सर? वॉइड, वॉइडेबल, हाँ वॉइड मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया सर? बहुत टाइम लगाया मैंने पहले पॉइंट में। अब सुनो भैया अगला पॉइंट, कोई भी ऐसा काम जिससे क्या हो रहा है सर? जिससे लॉ का प्रोविजन डिफीट हो जाए, जिससे लॉ का प्रोविजन यानी जिससे कानून डिफीट हो जाए। कानून डिफीट हो जाए मतलब डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। सर ऊपर भी तो कुछ यही था, फॉरबिडन, ऊपर लिखा मना है, यहां कोई चीज मना नहीं है। यूपी की भाषा में तुमने उसका जुगाड़ ढूंढ लिया, जुगाड़, क्या ढूंढ लिया? तो हमारा वो देश है जहां कानून बाद में आता है, उसके जुगाड़ पहले आ जाते हैं, यानी उसके लूप होल्स पहले आ जाते हैं, है कि नहीं बात? अगर कोई कहता है भैया ये होगा, है ना, रात को 10 बजे के बाद दरवाजे नहीं खोल ले तो कूद के चला जाइयो, है कि दरवाजा कौन खोल रहा है? कूद के चला जाऊंगा मैं तो। तुमने लॉ में क्या लिखा? दरवाजे खोल के नहीं जाना, तो मैं दरवाजा खोल के थोड़ी गया हूं, क्या गया हूं? खिड़की से कूद गया मैं तो भैया तुमने जुगाड़ ढूंढ लिया। अब लॉ में लिखा ही नहीं ऐसी बात कि खिड़की से कूद के नहीं जा सकते, तो वकील क्या बोलेगा? जो चीज लॉ में मना नहीं है वही तो किया मेरे क्लाइंट ने, गलत क्या किया उसने? बात समझ में आ रही है ना? बोलो, समझ में आ रही है ना बात? तो ये होता है क्या करना सर, क्योंकि जज को ये पता नहीं होता कि भैया आदमी खिड़की से चला जाएगा, हम तो दरवाजे से मना कर रहे हैं, तुम खिड़की से कूद जाओगे भाई। ऐसे क्या हुआ? ऐसी जब लॉ में मना कर दी गई बात तो लोगों ने उसको जुगाड़ ढूंढने शुरू किए। पहला जुगाड़ मैं तो बताता हूं बहुत बढ़िया, अलेक्जेंडर वर्सेस रेसन का, है ना, अंग्रेज भी कम जुगाड़ी नहीं है, बहुत जुगाड़ लगाते हैं वो भी। एक भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो किसका सर? घर का कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट का। अब क्योंकि घर का जो रेंट आएगा, रेंट पे क्या लगता है सर? टैक्स लगता है। जो रेंट प्राप्त करता है उसको टैक्स लगता है कि नहीं बात? इंडिया में भी है, ठीक है ना, राइट? अगर मैंने तुम मकान किराए पे दिया, तुम मुझे रेंट दे रहे हो, तो मुझे रेंट पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। सी एंटर में आओगे तो टैक्स में मैं तुम्हें, है ना, डिटेल में ये बातें हम पढ़ेंगे। अब भैया जिसको किराया मिल रहा है वो कह रहा भाई टैक्स कौन देगा? पैसा मैं कमाऊं, सरकार मजे ले, ऐसा क्यों हो, है कि नहीं बात? उसने नया जुगाड़ निकाला। उसने पता क्या किया? उसने 2 एग्रीमेंट बनाए। कितने एग्रीमेंट? उसने बनाया एग्रीमेंट नंबर 1 रेंट का। उसने कहा भाई रेंट अगर 1200 का किराया है, 200 रुपए का तो रेंट है भाई, 200 रुपए का क्या है? रेंट है। और जो बाकी मैं तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूं ना, 1000, उसकी मैं तुझे क्या दूंगा सर? सर्विस दूंगा, फैसिलिटी दूंगा, है ना। यानी कि उसने बोला घर का किराया कितना? 200। लिफ्ट लग रही है, लिफ्ट का किराया $300। घर में फर्नीचर है, फर्निश्ड होम है, फर्नीचर का किराया $500। ठीक है, मैंने तेरे घर में मोटर लगवा दी, पानी आएगा मोटर चला दियो, है कि नहीं बात? राइट, उस मोटर का रेंट $100, ठीक है, राइट। बिजली का मीटर लगवा दिया, इसका किराया $100। तो उसने नए नए तरीके क्या निकाल लिए सर, है ना, लूप होल्स निकाल लिए, जुगाड़ निकाल लिए। अब ये बताओ, अब अगर मार्केट में किराया, ये बताओ क्या ये घर के किराए में चीजें आती होंगी नहीं आती होंगी? तुम कलेक्टिवली से क्या बोलोगे? अच्छा, जो मकान का किराएदार है वो भी क्या बोलेगा? अगर तुम उस मकान के किराएदार से पूछो भाई तेरा मकान का किराया कितना, वो क्या बोलेगा? 200 रुपए या 1200 रुपए? तो जज साहब ने ये बोला, किराएदार को बुलाइयो, उसके दिल से पूछ कि मकान का किराया 200 है या 1200, वो क्या बोलेगा? भैया 1200 है, अलग अलग नाम से ले ले, मुझे इससे क्या मतलब है कि नहीं बात? राइट। अब फीस तुमसे लेनी है मुझे, तो मैं कह रहा हूं फीस तो 1000 रुपए है। कैप्टन अमेरिका टी शर्ट डाला रहा मुझे, है ना, टी शर्ट मांग ली उससे, है ना, तुमसे ये बॉटल मांग ली पिंक कलर की, ठीक है, उससे वो मांग लिया बॉटल, इससे चश्मा ले लिया बहन का मैंने, ठीक है, बहन चश्मा मुझे दे दे। तो भैया फीस तुम क्या बोलोगे? 1000 रुपए या 5000 रुपए, 10,000 रुपए, है ना, 5-10,000 बोलोगे ना, तुम उसमें इसकी वैल्यू जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? यानी कि मॉनिटरी के साथ साथ तुम जो काइंड में चीजें मिल रही है उसकी वैल्यू जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? तो जज साहब ने यही कहा, जज साहब ने कहा भैया झोल झाल मत करो चीजों में,
जुगाड़ मत लगाओ, लूप होल्स मत ढूंढो। किराया, किराए पे क्या है? टैक्स है। सर्विसेज पे टैक्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, किराए को किसके नाम से वसूल लिया? सर्विस के नाम से। जज साहब ने पकड़ लिया। जज साहब ने कहा इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट इट इज डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। डिफीट मतलब लूप होल। आपने जबरदस्ती क्या कर दिया, लॉ में छेद कर दिया तुमने, है ना, राइट। तो जज साहब ने वो क्या डिसीजन दिया? बी ने क्या किया, 750 की सर्विस कर दी, बाकी क्या कर दिया सर? रेंट। तो क्या बोला, ए कुड नॉट रिकवर द 750 सिंस एग्रीमेंट वॉज मेड टू डिफ्रॉड द म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड टू अवॉइड द टैक्स, देयरफॉर एग्रीमेंट इज वॉइड। एग्रीमेंट क्या हुआ सर? समझ गए? दूसरा पढ़ लो, हिंदू लॉ डिफीटेड। भैया आपने क्या किया, अपने बच्चे को गोद दे, एडॉप्ट किसी को दे दिया, इसे ले जा, पैसे दे दिए मुझे, वैसे भी कुछ ना करता घर पे। अब देखो बातें करता है, अब इसके पापा ने इसे किसी और को गोद दे दिया। सुन नहीं रहा अभी भी? मत पूछ भाई, मत पूछ ना ना ना, बहुत है कि नहीं बात, मेरी बात पूछ। सुन, अब ये इतना बात करता, क्लास में आके घर में भी बात करता, पढ़ते ना, घर वालों ने से गोद दे दिया किसी और को। क्या नाम है भाई? आर्यन, आगे चौहान। अब आर्यन को शर्मा जी को गोद दे दिया पड़ोसी, अगली बार से आर्यन शर्मा हो गए। अपने बच्चों को किसी और गोद दे दो, पैसे भी ले रहे हैं पापा, है ना। पापा कह रहे चल कुछ तो कमा रहा हूं इससे, जिंदगी भर खाता ही आ रहा है, सुबह शाम खाना खाओ, फिर जंक फूड खाओ, फिर भैया पैसे खाओ, फिर फीस खा जाओ। कई किताबें तो उसने ऐसी मंगा रखी, इसके पैसे ले रखे पर किताब नहीं घर पे। और कई किताबें तुम्हारे पास भी ऐसी हैं। हाँ, सबके पास वो रजिस्टर है जिसके पैसे घर से आ चुके पर रजिस्टर आज तक घर नहीं पहुंचा। वो रजिस्टर मेरे पास भी है, चिंता मत करो, है ना, घबराने वाली बात नहीं। वो रजिस्टर सबके पास है। अब घर वाले इससे ज्यादा परेशान है क्योंकि हम सबके पास 1-2 रजिस्टर, इसके आज तक 100 रजिस्टर हो गए। पापा भी खतरनाक नहीं, नोट करते थे। हर भाई तेरे सब्जेक्ट 5 है, तूने रजिस्टर के 100 रजिस्टर के पैसे ले लिए, हर रोज 100 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। अब 10,000 रुपए तूने रजिस्टर की खा गया, तू दिखाई दे 100 रजिस्टर का है, रजिस्टर निकले। पापा ने कहा भैया तू न लाकर गोद दे दिया, और गोद देने के बाद शर्मा जी से क्या ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। तो ये बात पता किसमें बना है? हिंदू लॉ में बना है, टू गिव द सन एडॉप्शन इन कंसिडरेशन, कि पैसे के बदले को अपने बच्चे को गोद दे दिया, है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या है सर? फॉरबिडेड बाय लॉ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया आप अपने बच्चे को क्या दे दे सर, किसी और को गोद में दे दे। सर ऐसा करना बिल्कुल क्या है सर? लूप होल निकाल लो भैया, अब तो जज बताएगा। हिंदू लॉ पढ़ना पड़ेगा ना, मैंने भी नहीं पढ़ा हिंदू लॉ। जो नेचुरल पेरेंट्स है, चौहान जी के जो नेचुरल पेरेंट्स हैं, उनको अलाउंस दे रहे शर्मा जी, पेमेंट कंसिडरेशन। ये कह रहे पापा कुछ तो इज्जत कर लेते, 500 में बेच दिया मुझे। 500 रुपए महीना में पापा ने शर्मा जी को किराए पे दे दिया बालक, तो बच्चा किराए पे दे दोगे क्या? बताया जरा। तो जज साहब ने कहा भाई हिंदू लॉ पढ़ लो, बच्चा किराए पे नहीं जा सकता। ठीक है, बच्चा किराए पे जाता तो हम सब किराए पे होते हैं। घर वाले कहते तू कुछ ना कर रहा, किराए पे जा। ठीक है, अगर चाइल्ड मैरिज अलाउ होते तो हम सब शादीशुदा होते, और बच्चा किराए पे जा रहा तो तुम सब हाँ किसी के किराए में होते तुम सर, है कि नहीं बात? अब भैया एक और बात दिखाता हूं तुम्हें मैं, अब सुनना इसे ध्यान से। कानून के मुताबिक उन्होंने गुनाह किया है, और कानून के मुताबिक जो सजा है वो सजा मिली है। एक सिर्फ मैटिनी आइडल, एक फिल्म अभिनेता होने के कारण, एक अच्छा एक्टर होने के कारण लोगों की और उनके फॉलोअर्स की ये भावना स्वाभाविक होगी। लेकिन अगर हम कानून का विचार करें तो ये बात आपको भी मालूम होगी कि कानून की सजा जो दी उसको बढ़ावा दी। The charge against Dutt centered around his receiving at his home a consignment of arms, 3 AK-56 rifles, 9 magazines, 450 cartridges and hand grenades from 3 associates of the D Company. The time was January 1993, with TADA, the anti-terror law, planned समझ गया? for a terrorist Anti-terror law कौन सा है? Mumbai. टाडा होता है हमारे, है ना। In his initial confession late देखो संजय दत्त ने कन्फेशन भी किया कि हाँ मेरे घर में क्या पाई गई? हथियार पाया गया। उन्होंने कभी ये तो कहा नहीं घर में हथियार नहीं पाए, क्योंकि हथियार तो मिले घर पे। retracted, Sanjay Dutt argued that the guns were for self-protection. हाँ, कि गन किसके लिए रखी गई? अब सुनना ध्यान से,
क्या कोई भी इलीगल हथियार रखना घर में प्रोहिबिटेड है या नहीं है? प्रोहिबिटेड हो गया। संसद कह रहे हैं कि मैंने जो हथियार रखा अपने घर में वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा, तो क्या लूप होल नहीं निकाल रहे तुम? और लाइसेंस भी नहीं है। अगर तुम अपने घर में कोई भी हथियार रख रहे हो उसको क्या होना चाहिए सर? लाइसेंस होना चाहिए। और अगर तुम अपने घर में हथियार रख रहे हो, अनलाइसेंस हथियार रख रहे हो, क्या कह के रख रहे हो कि मैं तो अपने घर में तो हम अपने घर में ना रख लें? बता रहा, हम भी तो अपने घर में बंदूक ले आए, तालिबानी बम ना ले आए हम भी अपने घर में, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। कोई बोलेगा वहीं लगा देंगे, तो सामने वाले का रैंप उड़ा दोगे तुम? बताना, तुम्हारे घर के आगे गाड़ी खड़ी करके उसके नीचे गाड़ी के नीचे बम लगा गाड़ी उड़ा दोगे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, है कि नहीं बात? तो जज साहब क्या कह रहे हैं भाई अब एक तो रखना अलाउड नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर तुम रख रहे हो और क्या लूप होल दे रहे हो? सेल्फ डिफेंस के लिए। तो जज साहब कहेंगे लाइसेंस दिखा। और सेल्फ डिफेंस के लिए भाई एक बंदूक चलाएगा, 3 चलाएगा एक साथ? 2 हाथ में फंसा लिए, पैर में फंसा लिए, और ग्रेनेड भी रख रखे, मुंह में ग्रेनेड फोड़ के, है ना, छील के फेंक दूंगा मैं, है कि नहीं बात? तो भाई ये सेल्फ प्रोटेक्शन में ग्रेनेड कौन रखता है भाई सेल्फ प्रोटेक्शन में? और AK-47 कौन रखता है कि एक ही राउंड में 25-30 गोली चल जाए, है ना? शायद ज्यादा चल जाती होंगी एक ही राउंड में, है कि नहीं बात? और ग्रेनेड कौन रखता है? तुम रखो अपने घर में ग्रेनेड। भाई कोई आए, पता लगा बच्चे ने पिन निकाल दी उसकी, बताना, है कि नहीं बात? राइट। तो ग्रेनेड कौन रखता है? जज साहब ने ये बोला, जज साहब ने कहा इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एज वेल एज इट इज डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। आप लॉ के प्रोविजन में लूप होल ढूंढ रहे हैं। He said that he needed the guns since Mumbai was in the grip of communal frenzy. ठीक है, कि उसे क्या चाहिए सर? गन चाहिए, क्योंकि मुंबई में दंगे हो रहे हैं इसलिए मुझे प्रोटेक्शन के लिए गन चाहिए। तो जज साहब ने कहा ई नहीं चौले भैया, ई नहीं चौल पे। तो ये सब क्या है सर? डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, है कि नहीं बात? अब भैया एक बालक जो यहां पे स्कूटी से आता है, कौन आता स्कूटी से? और कोई नहीं आता? सिर्फ अकेला भाई? हाँ, क्या नाम है भाई? अनंत। अब भैया अब ये कह रहा सर मैं स्कूटी से आता हूं। अब अनंत ज्यादा स्कूटी से आ रहा है, मैं निकला गड्डी लेके घूमता हुआ, लहराता हुआ चल रहा, लहराता हुआ। पड़ोस में पुलिस वाले अंकल मिल गए, लहराते, ओ लहरी, ओ बम लहरी साइड में आ जा, है कि नहीं बात? अब भैया साइड में लगा लिया कि ये क्या भाई? सर रोड खाली थी तो मन कर रहा था मौसम का मजा ले लूं, है कि नहीं बात? तो भाई ऐसे क्यों चला रहा? लेट के मौत के कोई में चलाएगा? भाई साहब इन्होंने क्या नहीं कर रखा? हेलमेट नहीं पहन रखा, लाइसेंस देगा अभी 18 का नहीं हुआ। अबे 18 का नहीं हुआ, स्कूटी इसी के लिए लाइसेंस नहीं है, लहरा के चल रहा है। हेलमेट का है क्या? हेलमेट की भी उम्र 18 साल है? हेलमेट को तो 18 में फिट आऊंगा वरना 17 में नहीं आऊंगा, बताना जरा। अब इसका हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है ना? राइट। अब कह रहा सर काट दो, चालान काट दो, पापा को कॉल मत करना, चालान काट दो, 500 रुपए होंगे। कहने लगे भैया 500 का चालान कटेगा, है ना? कोई बात नहीं, बाकी लेन देन से हो जाएगा ना। हाँ 500 का चालान कटेगा, 500 का चालान। अब सुनो ध्यान से, 500 का चालान काटने। अब ये बेचारा ईमानदार कह रहा चालान कटवाऊंगा, घर वालों को कॉल नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं दूंगा, अंकल जी चालान काट लो, कोई बात नहीं 500 का चालान काट दो। अब जैसे 500 का चालान हुआ, इसके दिमाग में पता है क्या बात हुई? अनंत कह रहा है भैया मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, बगल में मंदिर भी है, शगुन चढ़ाऊंगा। वैसे तो मंदिर में जाता प्रसाद चढ़ाने लहरता हुआ, आपको 501 का चलेगा सर। चालान किसे कटेगा? 501 का। वो कह रहा 501 का मतलब ना मैं शगुन के हिसाब से, भैया मैं कम थोड़ी दे रहा हूं आपको। ये पुलिस वाले अंकल जिसे कह रहे हैं अंकल जी कम थोड़ी दे रहा हूं आपको, पैसे कितने दे रहा हूं? पूरे दे रहा हूं, बल्कि ज्यादा दे रहा हूं, 1 रुपया। हमारे शगुन का लिफाफा निकाल लेने 1 रुपए वाला, 500 रुपए रख के 1 रुपए वाला, है ना सर? 1 रुपया चिपका भी है, 500 रुपए 500। अब अंकल जी क्या करें? अंकल जी कह रहे कोई बात नहीं 500 दे दो, मैं कम मना कर रहा हूं। चालान की पर्ची पे कितने लिखूंगा? वो कह रहा ना चालान की पर्ची पे कितने लिखो? चालान की पर्ची पे 501 लिखो, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं शगुन का चालान कटवा के आया हूं। दुनिया में किसी ने शगुन का चालान नहीं कटवाया, मैंने शगुन का चालान कटवाया। 1000 काटोगे तो 1001 का चालान कटवाऊंगा। या अंकल 1100 काट दो, 1100 का, है ना? राइट। शगुन के हिसाब से 501 का चालान कह रहा है। अब अंकल जी लड़ रहे क्या तरीका है? 501 का कटेगा, 500 कटेगा, ये बताओ। ये कह रहा है अंकल जी 501 लिख दो ना, आपको क्या दिक्कत है? सरकार को एक्स्ट्रा पैसे तो जा रहे हैं, 1 रुपया एक्स्ट्रा ही जा रहा है। मैं मान लूंगा मैंने मंदिर में चढ़ा दिया, पुलिस स्टेशन में मंदिर है भैया, मंदिर में चढ़ा दिया मैंने, लड्डू मंदिर में चढ़ा दिया, 501 रुपए के। 1 रुपया तो आपको लेना पड़ेगा और 1 रुपया लिखना भी पड़ेगा लिफाफे में। मंदिर में 501 का, मम्मी ने कहा था 501 का प्रसाद चढ़ाना है। अब बताओ 500 501
501 क्यों नहीं हो सकता है, बता दो मुझे। पता क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया बहुत साल पहले सलमान खान ने गाना गाया था, स्वैग से स्वागत। क्या गाना था वो? गाने के बोल क्या थे? कुछ था ना ऐसी, कानून से ऊपर। है ना? बस कैटरीना कैफ भी कह रही है। तो भैया सलमान खान, बस पुलिस वाले अंकल जी उस दिन यही गाना गा रहे थे, इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं, इससे आगे कुछ नहीं कुछ नहीं, इससे बढ़कर इश्क से बढ़कर कुछ नहीं। जज साहब ने, अब पुलिस वाले अंकल जी ने पता क्या गाना गा दिया? लॉ से ऊंचा, लॉ से आगे, लॉ से ऊपर, लॉ बिना। बहुत बढ़िया। तो जज साहब ने कहा भाई भाई ओ 501 वाले, ओ 501 वाले, सगुन वाले भैया, लॉ से ऊपर। अब लॉ में चालान कितने रुपए का लिखा है, तो 501 का क्यों हो जाएगा भाई? लॉ से ऊपर। और 501 छोड़ो तो 510 भी देगा तो भी चालान में लिख सकते 510, क्योंकि अगर बिना हेलमेट के चालान अगर 500 रुपए का है तो 1000 भी देते भाई तो भी 1000 नहीं हो सकता। समझ रहे ना बात को? 10,000 10,000 नहीं हो सकता, 499 भी नहीं हो सकता, 501 भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ में सजा कितनी है। तो भैया कानून से ऊपर, कानून से आगे, आज का गाना यही है। इसी केस के ऊपर ही आया सर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। मुझे बताओ टाइम बार डेट लॉ लिमिटेशन क्या है बताओ? लॉ ऑफ लिमिटेशन 3 साल है कि नहीं? अब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख रहे हो? आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो वाई में रिकवर द अमाउंट इवन एज पर एक्सपायरी ऑफ 3 साल के बाद भी वाई अपना अमाउंट रिकवर कर देगा, तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो कानून से ऊपर। हाँ बस आगे कैटरीना कैफ। जेब खाली है इसकी, ये क्या हो भैया जेब निकाल ली, ये क्या चक्कर है भाई? ये कौन सा डांस हो गया है कि नहीं बात? अब जज साहब ने गाना गा दिया, अब तुम इस गाने को हर लॉ पे लगा सकते हो। अगर 500 से ज्यादा का चालान नहीं कटेगा, पीछे वाले भी ये सुन नहीं रहे, 500 का ज्यादा चालान नहीं कटेगा तो टाइम लिमिट से ऊपर निकल जाओगे क्या? केस का नाम आया रामामूर्ति वर्सेस गोपाया। इन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं तुमसे और तुम्हारा पैसा कितने बाद ले लूं, कितने साल बाद ले लूंगा? 3 साल के बाद। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? दीदी सुन नहीं रही बात मेरी? लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? क्या है लॉ ऑफ लिमिटेशन? पीछे वाली कुछ नहीं बोल रही, गांधी जी का चश्मा लगा रखा तीनों ने चारों ने, लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? 3 साल। और तुम एग्रीमेंट में कितना लिख रहे हो? 5 साल। अलाउड हो जाएगा क्या? यानी कानून से ऊपर आप किसी भी कानून से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो लॉ ऑफ लिमिटेशन हो, चाहे वो ट्रैफिक एक्ट 500 रुपए का चालान हो, चाहे किसी भी एक्ट में कोई लिमिट लिखी हो, आईपीसी में कोई लिमिट लिखी है कि भैया इसकी सजा 10,000 रुपए है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बोलो समझ गए सर? ये सारे किसके केस है? पॉइंट नंबर 2 के सर, है ना सर? पॉइंट नंबर 3 बड़ी अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी घटना है ना, ध्यान सुनेंगे, टॉपिक खत्म करना आज सर। इसमें लिखा है अगर आपने कोई भी किसी भी काम में फ्रॉड किया है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा। उरी दादा यहां एक झोल, कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही तुम्हें इसमें? हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी काम किया है तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा सर? वॉइडेबल। अब ये बताओ अगर फ्रॉड से काम वॉइड एबल है तो यहां पे फ्रॉड से काम वॉइड क्यों लिखा है? लॉ में गलती है ना, मिस्टेक इन लॉ। ये बताओ चक्कर क्या हो गए? पिछला चैप्टर कह रहा है वॉइडेबल, है ना, सेक्शन 17। फ्रॉड से क्या होगा सर? हाँ मतलब वही 17 के, अगर 17 हुआ तो क्या होगा सर? हाँ 19 के हिसाब से क्या होगा सर? वॉइडेबल। तो 19 कह रहा है वॉइडेबल अगर फ्रॉड किया तो, यहां 23 कह रहा है कि वॉइड है। 19 और 23 लड़ रहे हैं। दो पार्टी फ्रॉड से एंटर हुए थे एग्रीमेंट में और इसमें फ्रॉड कर रहे हैं एग्रीमेंट। चलो मैं और आसानी से समझाता हूं तुम्हें, और आसानी से।
है ना। चलते हैं थोड़ी सी आगे। ये पुरानी पिक्चर है, शायद तुमने देखी होगी। बात नहीं करो। पैसे ले लिए फ्रॉड से। कानपुर के लड्डू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमें है। टग्गू के लड्डू, हाँ सचमुच है, वही शूटिंग हुई है। आप लोग देखना ध्यान से, आवाज रिकॉर्ड करके लाया। क्या दे रहा है? आधे आधे पैसे कर लिए। अब क्या ये फ्रॉड हुआ नहीं हुआ? अच्छा, पिछले वाला जो केस पड़ा है वो भी क्या था सर? कौन सा केस था? अंग्रेज वाला। अब इस दोनों में फर्क समझ रहे हो? बहुत ही गहरा फर्क है जो इन दोनों से आपको पता लगेगा क्या फर्क है 23 और 17-19 वाले केस में। अब मुझे बताओ, पिछले वाले केस में अंग्रेज को क्या बेचा था सर? ताजमहल बेचा था, नहीं बेचा था? दोनों ही केस में क्या है सर? दोनों ने क्या किया है सर? बंटी बबली ने, दोनों ने फ्रॉड किया। अब इन्होंने भैया उस अंग्रेज को, ये यहां पे है ना कुरैशी भाई है ना, कुरैशी को क्या किया सर? फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया। अब ये बताओ सेक्शन कौन सा सर? 17 और 19 क्या कहता है? वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल कब होगा? जब वो अग्रीड पार्टी कोर्ट में चला जाएगा। जब कौन कोर्ट में जाएगा? अग्री पार्टी कौन? कुरैशी अंग्रेज कोर्ट में जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन 17 इट इज वॉइडेबल। अभी जो मैंने तुम्हें सीन दिखाया उसमें क्या कर रहे हैं वो दोनों? उसमें क्या कर रहे हैं वो दोनों? पैसे बांट रहे हैं और 50-50 पैसे बांट लिए भैया। ये ले भैया 15,000 रुपए लूटे, 7.5 तेरे 7.5 मेरे, 50-50 पैसा बांट लिया। अब ये इन दोनों का जो एग्रीमेंट है, जब भी हम किसी को लूटेंगे एक दूसरे को पैसा बांटेंगे, इस एग्रीमेंट पे लगता है सेक्शन 23। ये क्या है सर? वॉइड है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेक्शन 17 और 19 किसकी नजरों से है? दुखी पार्टी की नजरों से, जो बंदा दुखी है। सेक्शन 23 किसकी नजरों से है? हाँ, जो सुखी है बेचारा, जिसने दुखी किया है दूसरे को, जो सुखी पार्टी पैसा बांट रहे हैं। जज सामने का किसी को धोखा देकर अगर हम आपस में पैसे बांटोगे तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। अच्छा, अब ये बताओ, मान लो इन्होंने धोखा किया, 15,000 रुपए ले लिए कुरैशी से, बाद में ठग्गू के लड्डू वड्डू खा के निकल लिए, ठीक है। पैसे किसके पास रखे? अभिषेक बच्चन के पास रखे। रानी मुखर्जी बोल रही है भैया दोनों ने मिलकर धोखाधड़ी की थी, पैसे निकाल आधे। अभिषेक बच्चन ने देने से मना कर दिया, पैसे नहीं दूंगा। बोल क्या कर लेगी? क्या कर लेगी तू? है ना, चाटा मार देगी ना मजा ज्यादा, ठीक है, राइट। इसके अलावा क्या कर लेगी? वो कह रहे कुछ कोर्ट जाऊंगी मैं, ये करूंगी वो करूंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी। क्या पुलिस स्टेशन जाना उसका वैलिड होगा?
जज साहब ने कहा भाई जो तुम दोनों ने एक तो धोखाधड़ी के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और धोखाधड़ी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर धोखा देने वाला एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, उन दोनों में ही कोई धोखाधड़ी करते एक दूसरे के साथ, तो भी कॉन्ट्रैक्ट उनका वैलिड नहीं है। यानी अगर अभिषेक बच्चन ने पैसे देने से मना कर दिए तो रानी कैन नॉट sue on Abhishek Bachchan because the agreement of defraud the other party is void as per section 23 and voidable for दुखी पार्टी। यानी कि सेक्शन 17-19 दुखी पार्टी की नजरों से बनाया गया है, सेक्शन 23 किसकी नजरों से बनाया गया है? जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। यानी सेक्शन 23 इज फॉर बंटी एंड बबली, सेक्शन 17-19 इज फॉर अंग्रेज और कुरैशी यानी कि दुखी पार्टी के लिए। समझ में आई ना बात? राइट, दुखी पार्टी के लिए। बात समझ में आ गई? तो अब दोनों डिफरेंस समझ में आ गया, नोट कर लेना। ये बच्चा एग्जाम में ये बेचारा झोल झाल खेलता कैसा, एक जगह वॉइड लिखा है, एक जगह वॉइडेबल लिखा है, बात समझ में नहीं आ रही। उम्मीद है बात समझ में आ गई। वॉइडेबल क्यों लिखा है बोलो, और वॉइड क्यों लिखा है? जो धोखेबाज पार्टी है वो उनके आपस के एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। यानी बंटी बबली का जो एग्रीमेंट है, जल्दी बताओ, बंटी बबली का एग्रीमेंट इज वॉइड, और इनके साथ जो धोखाधड़ी की है वॉइडेबल। तो इनके लिए एग्रीमेंट हुआ सर वॉइडेबल, बंटी बबली का एग्रीमेंट इज वॉइड। धोखाधड़ी के किसमें अगर कोई धोखेबाज व्यक्ति अपने ही साथी को धोखा दे दे तो तुम तो वैसे धोखाधड़ी करो, तुम केस नहीं कर सकते। ये कहता है सर फ्रॉडुलेंट। सेम इसलिए लिखा है, एग्जाम्पल भी सेम है। बंटी ने बोला मैं 20 करोड़ रुपए दूंगा बबली को अगर बबली साथ में मिलकर फ्रॉड करेगी। बबली ने एग्री भी कर दिया और धोखाधड़ी करके 20 करोड़ रुपए ले लिए। ठीक है, एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड। आप बंटी और बबली एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। सेम बात अगला देखो भैया, हम क्या करेंगे? स्मगलिंग करेंगे, स्मगलिंग। ठीक है, तुम निकले स्मगलर, पुराने जमाने के पिक्चर की तरह। तुमने कहा जो भी प्रॉफिट होगा स्मगलिंग से क्या होगा सर? आपस में बांट लेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये क्या होगा सर? वॉइड, क्योंकि आपने कौन सा काम के पैसे बांट रहे हो? इलीगल काम के। इलीगल काम के पैसे बांट रहे हो तो भैया ये बताओ, चोर चोर मौसेरे भाई होंगे, लेकिन चोर चोर एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। अगली बात देखो, चालू जो बहुत नाम से पता चालू है, वो किसका एजेंट है सर? उसने जमींदार से बिना पूछे, विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, उसने अपने प्रिंसिपल से बिना पूछे रिश्वत के बदले या कमीशन खाने के बदले क्या कर दिया सर? प्रॉपर्टी क्या कर दी? बाबू भैया को लीज पे दे दी। जमींदार कह रहा भाई मेरे से पूछे बिना दे दी, तो पता लगा किस चक्कर में सर? कमीशन खाने और पैसे खाने के चक्कर में। कहा चलो मैं लीज पे देता हूं। क्या ये एग्रीमेंट करना वैलिड है? एग्रीमेंट बिटवीन एजेंट एंड बायर इज वॉइड as implies the fraud by concealment by चालू on his principal। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, ये दोनों का एग्रीमेंट क्या होगा सर? वॉइड है, क्योंकि आप किसी से बिना पूछे क्या नहीं कर सकते? किसी का सामान बिना पूछे नहीं बेच सकते, है ना? अब कल को तुम यहां का सामान बेच दोगे क्या? बताना यार, ये प्रोजेक्टर घर ले जाऊंगा, तो उतार के ले जाओगे इसे? नहीं बात, कोई बिना पूछे। तो ये तुम्हारा जो एग्रीमेंट होगा किसी बाहर का एग्रीमेंट क्या होगा सर? वॉइड होगा। राजू भैया तुम्हें दे, अरे मैं दे दूंगा, ले जाइए, ये वैसे भी चलता नहीं है, चलाते नहीं है सर, ये ले गए तुम निकाल के, तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। तुम किसी का सामान बिना पूछे नहीं बेच सकते। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत मजेदार भैया, अगर तुमने कोई ऐसा काम किया है, कैसा सर? ऐसा, याद आ रहा है? तोड़ दे? हाँ, तोड़ दे। अब ये बताओ, अगर तुम इसका किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, इट इंप्लाइज इंजरी टू द प्रॉपर्टी। अब तुम और मैं एग्रीमेंट कर रहे हैं, तोड़ के जाइए, मजा आता है। जब ऐसे मारेगा ना ऐसे, तो इसकी जो की है ना उड़ती हुई जाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा। स्लो मो में वीडियो बनाएंगे इंस्टा के लिए, स्लो मो में, है ना? स्लो मोशन वीडियो बनेगी, हट्टे से उड़ती हुई जाएगी, है कि नहीं बात? तो होता पर ऐसे तुम्हारे दांत तोड़ दे, फिर दांत भी उड़ते हुए जा रहे हैं उस रूम में, है कि नहीं? ये तोड़ दिया तो किसी से बिना पूछे उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दोगे क्या? तो भैया अगर तुमने ऐसे एग्रीमेंट किया होगा तो क्या होगा सर? वॉइड होगा।
या फिर तुमने कहा छोड़ो भाई ये नहीं करते, कुछ ऐसा काम करते हैं, तुमने किसी के साथ ऐसा काम का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जस्टिफिकेशन ये ले जस्टिफिकेशन भाई। अब बताओ क्या ये जस्टिफिकेशन, तेरे को भी जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी जरूर। अब बता क्या जस्टिफिकेशन चाहिए क्या? अब मतलब अगर कोई भी चाहे बॉस आपका जस्टिफिकेशन मांग रहा हो, आपका कलीग आपसे जस्टिफिकेशन मांग रहा हो, तो उसको बजा दोगे? मतलब बता ना, या किसी के साथ एग्रीमेंट कर लोगे, कल को कोई भी कोई कहेगा उसे पीट देना। इसे पता है, इसे क्रिमिनल भाषा में पता क्या बोलते हैं? सुपारी। याद आ रहा है? मैंने तेरे नाम की सुपारी ले रखी है। सुपारी क्या होती है भैया? अरे भैया मैं तुम्हारी दुनिया की कह रहा हूं, अंडरवर्ल्ड की, जैसे तुम्हारे बाल है ना उस जगह की, डॉन टाइप के एकदम। तो भैया सुपारी बोले तो किसी को मारने की क्या देते ना सर, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो किसी को मारने के कॉन्ट्रैक्ट को हमारी हिंदी फिल्मों की दुनिया में क्या बोलते हैं कि भैया मैंने तेरे नाम की सुपारी ले ली, इसके नाम की सुपारी दे दी। वो संजय दत्त की पिक्चर में वास्तव 50 तोला है ना, राइट। तो जो पुराने जमाने में डॉन टाइप की पिक्चर है, भाई टाइप की पिक्चर बना करते थे, उसमें बहुत शब्द होते थे, मैंने इसके नाम की सुपारी ले ली। बात समझ आ गई बात? इसको पता क्या बोलते? आपने सुपारी लेने का मतलब क्या? आपने एग्रीमेंट कर लिया, चाहे बोलकर क्या हो, लिखकर क्या हो। इससे क्या हो रहा है सर? इंजरी हो रही है क्या तो किसी पर्सन को, जो पीट रहे हो तुम किसी को, या तुमने कीबोर्ड फेंक के मार दिया, तो क्या है? प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को पीटने की यानी किसी की सुपारी दे रहे हैं या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एग्रीमेंट क्या होगा सर? वॉइड होगा। बात समझ में? तो इंजरी मीन्स द क्रिमिनल और रॉन्गफुल एक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट टू कॉज इंजरी टू द पर्सन प्रॉपर्टी इज वॉइड। तो एग्रीमेंट क्या होगा सर? वॉइड होगा। ये देखो लिखी बात। अब ये बात ध्यान रखना, यहां पर तो मैंने तुम्हें ये बता दिया फिजिकल इंजरी हो गई, पीट दिया, प्रॉपर्टी तोड़ दी। यहां पे इंजरी इन्वॉल्व्स मेंटल टॉर्चर। इंजरी का मतलब क्या है यहां पे? मेंटल टॉर्चर। सर मेंटल टॉर्चर कैसे? जैसे केस आया, जज साहब ने कहा यहां पे इंजरी का मतलब ये नहीं होता कि तुमने किसी को फिजिकली इंजर्ड कर दिया, चोट पहुंचा दी, मार पिटाई कर दी। देखो ए ने 100 रुपए, मात्र 100 रुपए का लोन लिया, और पता क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया? बी के काम करेगा फॉर, और वो भी कैसे सर? विदाउट पे। मतलब 100 रुपए तुमने किसी से 100 रुपए ले लिया, तुम 2 साल उसके क्या कर रहे हो सर? फ्री में काम कर रहे हो। डिफॉल्ट अदर परसेंटेज एग्जीबिशन रेट द प्रिंसिपल अमाउंट एडवांस हेल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। और अगर तुमने 2 साल काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर इतना भयंकर ब्याज लगेगा, इतना भयंकर ब्याज लगेगा, तुम्हें लगेगा कि यार इससे बड़े काम ही कर लूं। बात समझ में आ गई? तो तुम किसी से क्या नहीं करा सकते? एक तरीके से गुलामी नहीं करा सकते। समझ गए ना? क्या नहीं करा सकते? अब भैया मान लो राजू भैया आ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी तनख्वाह इतनी है लेट से, और तुम्हें खड़े रहना है 15 घंटे, काम हो ना हो क्या रहना है सर? खड़े रहना। पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीने का, बिल्कुल ही पानी नहीं पीना है कि नहीं बात? सांस मत लियो 1 मिनट में 5 से ज्यादा, रोक के रख, रामदेव बन जाए एकदम, रोक के रख। तो ये किसी की आप पर्सनल आजादी नहीं छीन रहे। पानी पीना क्या है? आपका राइट है भैया, फंडामेंटल राइट होगा। आज में तो इंसान पानी ना पिए, मतलब है ना। आप कह रहे हो बैठियो मत, 15 घंटे खड़ा रहेगा, तो ये आप उसे किस तरह का टॉर्चर दे रहे हैं? आप उसे फिजिकल टॉर्चर नहीं दे रहे, आप उसे मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं। किसी को कहते 2 साल तक काम करेगा बिना पेमेंट के, लोन ले ले, तो ये क्या है सर? मेंटल टॉर्चर है कि नहीं बात? राइट। तो भैया इस तरह के एग्रीमेंट क्या होंगे सर? वॉइड। तो लिख लो क्या? हेयर इंजरी टू द पर्सन इन्वॉल्व, फिजिकल इंजरी तो समझ गए तुम, मारपीट है, मेंटल इंजरी है ना। अब सर इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो सर तो आपकी फोटो लग रही है सर, ये फोटो पता कहां की है? ना ना ना, नैनीताल। कभी नैनीताल गए हो घूमने? वहां तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, पर तुम्हें उसके बारे में इतिहास नहीं पता। वहां पे एक तो अपर रोड है जहां पे दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह है, एक उसके नीचे ही लोअर रोड है, वहां पे रिक्शा चलती है आजकल, है ना। यानी कि ताल के इस कोने से उस कोने तक ना रिक्शा चलती है लोअर रोड पर।
तो तुमने कभी सोचा ऐसे बनाने की जरूरत क्या थी, दोनों बराबर भी तो बन सकती थी। नहीं, ये बनाई अंग्रेजों ने, पता किस चीज के लिए? हमें गुलामी समझाने के लिए। अपर रोड पे चलेंगे कौन? अंग्रेज, है ना। तो मेरे दादाजी किसे सुनाते थे, बहुत बहुत बुरा बुरा अत्याचार करते थे वो लोग, है ना, राइट। और लोअर रोड पे कौन चलेंगे? इंडियंस। यानी कि ये दिखाना कि आप हमेशा क्या है? नीचे हैं। और अगर आपने किसी भी अंग्रेज को लोअर रोड पे चलते हुए गर्दन उठा ली तो उसकी सजा होती थी, ठीक है। यानी एक सेल में बंद कर दिया, उस सेल में कोई साफ सफाई नहीं होगी, खाना पीना नहीं मिलेगा, है ना, वॉशरूम नहीं होगा, राइट। तो भैया वॉशरूम नहीं होगा तो इंसान, है ना, जाएगा कहां? तो भैया कई इंसान तो इसलिए मर जाता था क्योंकि इतनी स्मेल हो जाती थी उस एरिया में, सेल में, बेचारा सोचता था मरेगा उससे बढ़िया, तो है ना। अब कल को हम अपने घर में शिकायत करते हैं, पानी भर गया भाई, स्मेल आ रही है गटर में से, सीवरेज में से, आपको वो पसंद नहीं आ रही, और पूरे इलाके में वॉशरूम ही ना बनाया जाए, है ना। फिर ऐसा मेंटल टॉर्चर करते थे, खाना नहीं देना, ठीक है, पानी में मिलावट कर देना, यानी पानी में कुछ पॉइजन, स्लो पॉइजन टाइप नशीले पदार्थ मिला देना, जैसे एक्सपेरिमेंट होता था। मान लो कोई अंग्रेज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किस पे होना चाहिए? जानवर पे होना चाहिए ना। आप ह्यूमंस पे, अब जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी तो पहले जानवर पे टेस्ट किया, फिर किस पे टेस्ट किया? ह्यूमंस पे टेस्ट किया कि भाई ह्यूमन को इससे कोई बीमारी तो नहीं है, और उससे भी लिखवाया जाता था कि भाई अगर तुझे कुछ होगा तो तेरे घर वालों को इतना मुआवजा देंगे और तेरे से हम साइन कराएंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट अंग्रेज किस पे करते थे? इंडियंस पे करते थे, जानवर समझ के, है ना। अबे कैदी तो है, सजाए काला पानी, याद है सजाए काला पानी किसे बोलते हैं? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार को काला पानी पता क्यों बोलते थे? आंख पे पट्टी बांध के वहां ले जाते थे और छोड़ देते थे, और उस टापू से रात में सब क्या दिखता था? काला ही काला। तो लोग कहते थे भाई काला पानी भेज दिया, वहां पे जो पानी है ना, जिस जगह पे वो अंग्रेज छोड़ के आ जाते हैं, है ना, फ्रीडम फाइटर्स को, वहां पानी सब काला दिखता है, इसलिए उसको अंडमान निकोबार को क्या बोलते थे? सजाए काला पानी, कि वहां से सब पानी काला ही काला दिखता है। अब उन्होंने कहा ये सब बेकारी तो लोग हैं, विद्रोह किया इन्होंने, सब कह दिए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। किसी का दिमाग खराब हो गया बेचारे का, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी की बॉडी अपाइज हो गई, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मेरे दादाजी बताते थे ऐसा किया करते थे वो अंग्रेज, कि भैया कुछ नया वो एक्सपेरिमेंट किया। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 40s में, है ना, वर्ल्ड वॉर 1, तो उस टाइम पे ये सब एक्सपेरिमेंट होता है। हिटलर को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यूरोपियन सेना को एक्सपेरिमेंट कर रही है, अंग्रेज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इंडियंस पे कर दिया करते थे जो स्लेव होते थे, है कि नहीं बात। गैस छोड़ दी चैम्बर में तो उससे क्या असर होगा? इस वाले बम को अगर इस इलाके में छोड़ेंगे, वो क्या था? हिरोशिमा नागासाकी, वही तो था। तो पूरा जापान ही खत्म हो गया। आज भी वहां पे नागासाकी में, हिरोशिमा में लोग कैसे पैदा होते हैं? लोग क्या कहते हैं? हाँ, विकलांग पैदा होते हैं, डिसेबल पैदा होते हैं। आज 70-80 साल बाद भी लोग अपाइज पैदा हो रहे हैं, हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं वहां। इतना गैस का असर है इतने साल तक। ऐसे यूक्रेन में चिन्नाबॉयल पढ़ना, उसमें भी इतना यूरेनियम, इतना वो गैस है कि अगर वो वहां से निकल गई तो पूरा जो यूक्रेन है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो ये गुलामी तो है। आप गुलामी क्या, आप भैया आप गुलामी का मतलब क्या? आप काम करा लो, है ना, आपने खाना पीना देंगे चक्की पीस भाई, पर आप तो ह्यूमन लेवल से ऊपर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। तो ऐसे काम अंग्रेज किया करते थे। तो एक सबूत वही है नैनीताल की रोड, कि आपकी अंतरात्मा को यह बताना कि आप गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए, क्या गुलामी जिंदा होनी चाहिए अभी भी? तो जज साहब ने लॉ में लिख दिया बात। लॉ में क्या लिखा? अगर आपने किसी से क्या कराया है, बिना पैसे दिए लेबर करा रहे हैं, है ना, उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो इट अमाउंट्स टू स्लेवरी। तो जो हमारे दादा लोग हैं ना, दादा परदादा लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए होंगे, है ना। और कई तो फ्रीडम फाइटर ऐसे होंगे जिनकी कहानी नहीं पता हमें कि उन्होंने देश के लिए क्या, है ना, बलिदान दिए होंगे, है कि नहीं बात? राइट। तो कितने अनसंग हीरोज हो गए जिन्होंने क्या किया होगा, है ना, अपना योगदान दिया हो किसी भी तरीके से, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया इस तरह का लेबर, अगर जज साहब ने बोला भाई अंग्रेज चले गए तो हमारे देशों में क्या नहीं होनी चाहिए? गुलामी जैसा कोई कॉन्सेप्ट जिंदा नहीं होना चाहिए। अगर आपने गुलामी जैसा कॉन्सेप्ट को जिंदा किया कि मैनुअल लेबर कराएंगे विदाउट पे, वरना क्या होगा, है ना, आपसे पैसे ले लेंगे, तो क्या होगा? वॉइड, बिकॉज इट इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन एंड अमाउंट टू स्लेवरी। बात समझ में आ गई बात? राइट। अगली बात देखो, ये तो बात मैंने तुम बताई दिया वीडियो में। अगर आपने क्या कॉन्टेक्ट किया कि भाई जाते हुए ना शीशा फोड़ दियो ये वाला, मेरी तरफ से 100 रुपए, अबे समझ आई बात? तो जज साहब ने कहा किसी को सामान को पीटना या किसी को मारना क्या होगा सर? वॉइड होगा। ये एग्रीमेंट क्या नहीं हो सकते? वैलिड नहीं हो सकते। और अगली बात सर, मेरे नाम क्या है सर? ये तो बात मिस्टर एक्स ने बुक प्रिंट कर दी किसके नाम पे, पर वो बुक किसकी थी सर?
अब जो मेरे नोट्स है कोई और बेचने लगे तो, अब ये नोट्स मैंने बनाए, एग्जाम्पल मैंने पढ़ पढ़ के निकाले, ठीक है, कंपाइल किया, ये इस तरीके से डिजाइनिंग डाली, अब पता लगा कोई और कोचिंग वाले बेच रहे हैं, है कि नहीं बात, राइट? क्योंकि मैं तो पीडीएफ फॉर्म में दे देता हूं, पीडीएफ कहीं भी किसी पहुंच सकती है, अब उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के बेच रहे हैं, और मैंने इन नोट्स से क्या करा रखा है सर, कॉपीराइट कर रखा, अपने नाम पे राइट ले रखा है, तो क्या वो ऐसे कर सकते हैं? नहीं, इट इन्वॉल्व इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। आप भाई कॉपीराइट क्या मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो मेरी प्रॉपर्टी को क्या होगा सर? इंजरी टू द प्रॉपर्टी, तो उसका नोट्स बेचना सब क्या होगा सर? वॉइड होगा, क्योंकि वो नोट्स की कॉपीराइट किसके पास है सर? हाँ मेरे पास है, तो कोई भी ये नोट्स बेच नहीं सकता। बात समझ में आ गई? और आखिरी बात और छोटी सी बात, सर बताओ ऐसे कौन से काम होंगे जो देश हित के खिलाफ होंगे? बताओ ऐसे कौन से काम होंगे जो देश हित के खिलाफ होंगे? सर एक काम जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, अगर कोई तुम्हें शादी करने से रोके, ड्रग डीलिंग तो छोटी बात हो गई, अगर कोई तुम्हें शादी करने से रोके, ये भी क्या है सर? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, कोई केस करने से रोके, है ना? या कोई केस याद है क्या? रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज और या रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कोई किसी को बिजनेस करने से रोके, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? अब ये जो केस है ना, ये आगे भी आएगा अगले चैप्टर में भी। अब शाहिद कपूर कह रहा है करीना कपूर से ये ले, कितने रुपए ले? 10 लाख रुपए ले, और क्या कर दे सर? डिवोर्स कर दे, किसको? सैफ अली खान को। शाहिद कपूर होशियार निकली, करीना कपूर होशियार निकली, और उसने पैसे भी ले लिए 10 लाख रुपए, तैमूर की फीस भर दी स्कूल की, जा बेटा तेरी फीस मैं दे रही हूं, ठीक है? डिवोर्स नहीं हुआ, शाहिद कपूर गुस्सा है, क्या शाहिद कपूर ले सकता है? क्योंकि इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। आप पहले तो जज साहब ने बोला तो किसी को शादी करने से रोक नहीं सकते, है ना, राइट? अब इसकी शादी करवाने से घर वाले, ठीक है ना वापिस आ गया, कहा मैं तो बिक गया था, तो जज साहब ने कहा कुछ फायदा नहीं, तेरे पापा ने कहा तेरी शादी करता हूं, उससे बतियाते रहियो तुम, है ना, दिमाग चलाते बोल बोल के। अब इसके पड़ोसी क्या बोल रहा है? इसकी हो रही है, मेरी नहीं हो पा रही, पापा से कह रहा पापा उसके साथ ही मेरी भी कर दो, उसके साथ मतलब उसके मंडप पे, पापा कह रहे पढ़ ले पहले, शादी कर दो 21 का तो हो जा, हाँ पापा 21 का होती कर देना। अब ये इससे परेशान हो रहा है, तो क्या इसको कह सकता है ये ले पैसे पकड़ शादी मत कर? नहीं, इसने पैसे भी पकड़ लिए और शादी भी कर ली, भाई कार्ड छपवा दियो, तो वो क्या होगा? तुम इससे पैसे रिकवर, किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है, और किसी को शादी करने के बाद डिवोर्स दिलवाना भी क्या है? वॉइड है कि नहीं बात, राइट? भाई कुछ नहीं रखा शादी ब्याह में, मैंने भी डिवोर्स ले लिया, तू भी ले ले, आराम से जिंदगी जिएंगे, ले ले, अरे डिवोर्स के लिए पैसे मुझसे ले ले भाई, तो बताना जरा, तो क्या डिवोर्स दे दे सामने वाला बंदा? दूसरे अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, दूसरे के में आग लगा दोगे? नहीं ना। सबसे पहली बात, इट इज इमोरल। इमोरल मतलब समझ गए? जो मॉरलिटी के खिलाफ होता है। जैसे बच्चों ने स्टोरी नहीं खुद सुनते थे, मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो कछुए वाली है कि नहीं बात? वो मगरमच्छ के ऊपर बंदर जाता था, भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बीवी तेरा दिल खाना चाहती, तेरा कलेजा खाना, अरे कलेजा तो मैं तो जामुन के पेड़ पे छोड़ाया भैया, चल वापस ले। याद है की बात? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सिखाते हैं बच्चे को? मॉरल, है ना? हाँ, हिंदी में बिल्कुल नैतिक शिक्षा की आपके मॉरल्स वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसा करना है। तो ये हमारे मॉरल्स के खिलाफ है। आप किसी की शादी रोक रहे हैं, ये भी मॉरल के खिलाफ है, और आप किसी को डिवोर्स करवा रहे हैं, ये भी किसके खिलाफ है? मॉरल के खिलाफ है। ऐसी सर, ऐसी देखना, क्या जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, क्या ये है ना मॉरल के खिलाफ होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखेंगे सर। ठीक है, ये तो देख लिया था। हाँ ये आ गया। अब यानी क्या किया उसने? पैसे के बदले बच्चे को बेच दिया, है कि नहीं बात? भग गया वो तो, है कि नहीं बात? उसके बाद कुटाई हो जाती है। चलो कुटाई तो अलग की बात हो गई, लेकिन ये बताओ क्या ये अगर कुटाई भी ना हो, क्या ये लीगली वैलिड है? क्या ये इमोरल नहीं है बच्चे को बेच देना? ऐसी एक और पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, स्लमडॉग मिलियनियर, जय हो आजा आजा जिंदिशा में, है ना, वाली पिक्चर याद आ गई? उसमें वो क्या करता है,
बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, किसी को अंधा कर देते हैं, किसी को हैंडीकैप कर देते हैं, भीख मंगवाते हैं। क्या ये मॉरल है? इमॉरल है सर। एक तो ये बहुत ही सामाजिक नैतिकता के खिलाफ है, और ये किसके खिलाफ होगा सर? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी कि अगर कुछ सभ्य लोग समाज के पॉलिसी बनाए, कुछ चीजें बनाए, तो उसमें ये चीजें नहीं आ सकती कि बच्चे को बेच दिया। तो ये देखो ये बात, अगर आपने बच्चे को बेच दिया है ना, राइट, किसी गलत काम के लिए, तो ये क्या है? इमॉरल है। ऐसी यही बात, अगर आपने किसी बच्चे को या किसी भी बंदे को, है ना, किसके लिए सर? कोहैबिलेशन, सेक्स वर्क के लिए बेच दिया, तो ये भी क्या है सर? इमॉरल है। तो बच्चे को बेचना जो बजरंगी भाईजान में दिखाया, वो भी तो यही इलीगल कोहैबिलेशन के लिए बेचता है, तो ये भी इमॉरल है। ऐसे ही सर, ऐसे एक और मजेदार के, एक कह रहा भाई हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? सेपरेशन। मतलब शादी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, 2 साल के बाद तू अलग मैं अलग। तो जज साहब कह रहे हैं भाई जब शादी की होगी तो दिमाग में क्या चल रहा होगा? डिवोर्स चल रहा होगा। यानी शादी का करने का पर्पस है डिवोर्स का मजा, है कि नहीं बात? समझे ना? किसी को क्या होता है, किसी को कुछ एक्सपेरिमेंट करने का शौक होता है ना? तो तुमने कोका कोला पी, फिर मेंटोस खा ली, उल्टी निकलेगी, ये क्या मजा है भाई? मना करते हैं ना वो कि मेंटोस के साथ कोका कोला क्या करती है? रिएक्शन करती है, लेकिन किसी को मजा आता है इसी में। ठीक है, तो जज साहब कह रहे हैं भाई तुम कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि तुम उसका मजा लेने की शुरू कर दो जो क्या हो जाए, जो देश हित के खिलाफ हो, इलीगल हो, इमोरल हो। तो जज साहब ने क्या बोला सर? जज साहब ने क्या बोला? एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर सेपरेशन, कि भैया हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आगे जाके क्या लेंगे सर? डिवोर्स भी लेंगे, है कि नहीं बात? पहले शादी होगी, दावत होगी, मजा आएगा, मेहंदी लगेगी, मेहंदी है रचने वाली, है ना, विदाई के टाइम पे रोएंगे इंडिया में, है कि नहीं बात? क्राइम सेरेमनी होगी, ठीक है, और उसके बाद फिर डिवोर्स भी करेंगे, एक दूसरे के चाटे लगाएंगे, डिवोर्स करेंगे। तो जज साहब कह रहे हैं भाई शादी क्यों कर रहा है जब डिवोर्स ही लेना है? तो जज साहब ने कहा ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं सर? क्योंकि ये समाज को सही संदेश नहीं देते, ये इमोरलिटी है। मतलब फिर तो अगर हम इसको वैलिड कर देंगे, फिर लोग क्या करेंगे? पहले शादी कर लो, शादी में लिख दो कि 2 साल बाद क्या करेंगे? तो कार थोड़ी है 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगी भैया, 1 लाख किलोमीटर चल के बदल लो, है कि नहीं बात? राइट, मियाँ बीवी चल रही है 1 लाख किलोमीटर पैदल पैदल, बदल लो भैया, घड़ी में मैंने लगाया था स्टेप्स, है ना? जज साहब ने कहा ना भैया ना। और उससे अगला वाला बंदा विल्सन, तो ये तो चलो इंडिया वाले हो गए बेचारे, ये लप्पा साबू ये तो इंडियन हो गए, तो बेचारे छोटी सोच कि शादी करने के बाद क्या करेंगे? डिवोर्स लेंगे। विल्सन और वो आगे निकल गया। विल्सन पता क्या कह रहा है? विल्सन कह रहा है कि मैं फ्यूचर में मैरिज करूंगा जैसे मेरी पहली बीवी लुढ़केगी। जज साहब कह रहे तूने कॉन्टेक्ट कर लिया ऐसा कि बीवी के लुढ़कते ही क्या होगा सर? दूसरी शादी करेंगे, तो बीवी को लुढ़केगी नहीं भाई, तू लुढ़काएगा उसे, है कि नहीं बात? जैसे पिक्चर था ना 7 खून माफ, देखिए प्रियंका चोपड़ा की 7 बार शादी करती है, 7 पति को लुढ़का देती है अलग अलग स्टाइल में, एक को जहर, एक को चक्कू, एक को कुएं में डाल दिया, लेकिन लॉ का पूरा पालन करती है। अगले से तभी शादी करती है जब पहले को लुढ़का देती है। तो इसलिए उस पिक्चर का नाम है 7 खून माफ, क्योंकि उसने 7 पतियों का मर्डर किया होता है। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस पता नहीं कैसे जिंदा अभी तक, है कि नहीं बात? राइट, तो 7 खून माफ मूवी में ये दिखाते हैं। लेकिन उसने हिंदू लॉ का तो पालन किया, हिंदू लॉ का पालन किया। दूसरी शादी कब करी? पहले के मरने के बाद। लेकिन कौन सा पालन नहीं किया? क्रिमिनल लॉ का पालन नहीं किया और इसका पालन नहीं किया कि भैया शादी में फ्यूचर में करूंगी जब किसकी डेथ हो जाएगी? पहले वाले हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाएगी। जज सामने कहा भाई ये क्या मतलब? भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो इसका मतलब पहले वाली वाइफ की डेथ होगी नहीं, तू उसको, इसलिए ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे सर? बताओ 5 कौन कौन से? जल्दी बोलो ले पुष्पा, 5 कौन कौन से हमने टॉपिक पढ़े? फॉरबिडन बाय लॉ, एक एक करके बोलो। डिफीट द प्रोविजन, फ्रॉडुलेंट, इंजरी और इमोरल, है ना? इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू है ना? फीफो कर दो, फीफो, फीफो डी, याद रहेगी बात? एफ से इधर ध्यान दो, अरे बात ओ भाई किराएदार पूछ। एफ से फॉरबिडन बाय लॉ, आई से इंजरी, एफ से
ओ से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, डिफीट। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। और इस सत्संग की बात ध्यान रखेंगे कि एग्जाम आने वाला है तो ऊंचाइयां हमें छूनी है, राइट। टाटा बाय बाय, टेक केयर।